आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन बाउंड्रीज में इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्रीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डाल दीजिए भारत और पाकिस्तान सीमा और इंग्लिश वाले एज इट इज इंडिया एंड पाकिस्तान बाउंड्रीज, बांग्लादेश बाउंड्रीज। भारत की सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ है? राइट। तो चलिए डाल दी हेडिंग आपने। थोड़ी सी बैकग्राउंड आप समझ आइए। इस तरफ का जो एरिया है, इस तरफ का जो एरिया है वो है पाकिस्तान। मगर जब देश आजाद हुआ 1947 में तो ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान दो हिस्से वाला एक देश था और इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, इसे बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इन दो क्षेत्रों के बीच में दूरी काफी ज्यादा है। लमसम 2000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है इस वाले एरिया से लेके। अगर आपने यहां जाना हो तो बहुत लंबी डिस्टेंस है। और आप जानते हैं भारत में हर 20 मील के बाद कल्चर क्या होता है? चेंज। भाषा क्या होती है? चेंज। चंबा जैसा छोटा डिस्ट्रिक्ट में भी 7-8 तरह की भाषाएं आपको मिलेंगी और कई भाषाएं तो इतनी डिस्टिंक्ट हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि उसका मीनिंग क्या है। तो बहरहाल तो आप जरा इमेजिन करिए कि आपको अगर इस एरिया से वहां तक जाना हो तो कितना कल्चरल चेंज होगा, कितना लैंग्वेज का चेंज होगा, कितनी सोच का भी चेंज होगा, खान पीन का चेंज होगा। तो जब जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ 1947 में, तो हुआ ऐसा कि भारत बना एक ऐसा देश सेक्युलर। ठीक है भाई, बड़ी सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। तो इंडिया ने ये ठान लिया कि हमारे यहां तो सारे मजहब के लोग एक समान रहेंगे। हम बेशक यहां हिंदू क्या हैं, बहुसंख्यक, मगर धर्म के नाम पे देश काम नहीं करेगा। मगर पाकिस्तान ने 1947 में यह डिक्लेयर कर दिया कि उनके देश का धर्म क्या है? इस्लाम। इसलिए पाकिस्तान को बोलते हैं इस्लामिक रिपब्लिक। अब जब कोई देश धर्म के नाम पे बनता है तो वहां पे धार्मिक जो बातें हैं वही कानून बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम को बनाने वाले पैगंबर मोहम्मद हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, यदि आप उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करते हो जो थोड़ी सी भी इंसल्टिंग हुई या क्वेश्चन भी करते हैं तो उसमें आपको उम्र कैद की क्या है? सजा है। परंतु भारत में अगर आप राम कृष्ण से लेके जो भी देवता यहाँ हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी भी कर देते हैं तो भी ऐसी चिंता नहीं है। हाँ, आप पर थोड़ी कार्रवाई होगी, एक आध दिन जेल में शायद जाना पड़ जाए, पर ऐसी नहीं कि आपको उम्र कैद हो जाएगी, फांसी पे लटका देंगे, ऐसा नहीं है। तो खैर, ऐसा हुआ कि पाकिस्तान बन गया एक इस्लामिक देश। पर इसके बाद प्रॉब्लम क्या आई? लैंग्वेज की। जैसे मैंने कहा कि 20 मील के बाद लैंग्वेज क्या होती है? चेंज। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होगी? पाकिस्तान ने कहा कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? उर्दू। उन्होंने कहा उनके देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? उर्दू। माने सरकारी काम किस में होंगे? उर्दू में। ऐसा आपको अगर पटवारी के पास जाना है तो उर्दू में आपको कागज तैयार करने पड़ेंगे। आपको वहां पे दफ्तर के अंदर बातचीत भी शायद उर्दू में करनी पड़ेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। तो अब यहाँ के लोग उर्दू जानते थे, समझते थे, पर जो इस तरफ का एरिया है वो आप जानते हैं बंगाल है। एक तरह से क्या है? ये पूरा बंगाल है और बंगाल के लोग क्या बोलते हैं? बंगाली। और बंगाली भाषा बहुत रिच लैंग्वेज है। जैसे कन्नड़ भाषा बहुत रिच है। रिच माने बहुत ज्यादा एंशिएंट लैंग्वेज है, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। इन भाषाओं में साहित्य लिखा गया है और स्वर्गीय रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि किताब के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला वो भी बंगाली में थी। तो बंगाली भाषा का आत्मसम्मान उनमें है, जिस कारण से जब उर्दू भाषा पूरे क्षेत्र में थोपी गई तो इन्होंने कहा भाई हम उर्दू बोलना नहीं जानते हैं और हमारे यहाँ सारे काम किस में होते हैं पहले से ही? बंगाली भाषा में। तो उर्दू लाने का औचित्य क्या है? हम बंगाली में कंफर्टेबल है, लिखी जाती है, बोली जाती है और इसमें साहित्य लिखे गए हैं, इसमें म्यूजिक बना है, या कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। तो मगर पाकिस्तान की जो सरकार थी उसका ज्यादातर दबदबा इस एरिया का था। पीएम जो थे वो इस क्षेत्र के थे। इस एरिया के लोग उतने ज्यादा राजनीतिक रूप से बलशाली नहीं थे, पॉपुलेशन भी कम थी, स्वाभाविक सी बात है।
तो इन लोगों ने फिर रट लगा ली कि हमको तो अब क्या होना है, आजाद होना है। भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नहीं अंजय जी? भाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। लैंग्वेज जो है वो बहुत ही क्या है भाई, क्या है लैंग्वेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। धर्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, लैंग्वेज की बात। तो उनको ये मामला उठा तो उन्होंने कहा कि हमको आजादी चाहिए, और आंदोलन चलते रहे, डिमांड होती रही, धरने होते रहे कि हमको तो अलग देश चाहिए। और वो दिन आ गया फाइनली 1971 के अंदर, जब यहाँ के जो आंदोलनकारी नेता थे वो बहुत स्ट्रांग, उनकी क्या हो गई पहचान, जिस कारण से उन्होंने बांग्लादेश के बंगाली लोगों को अपनी तरफ जो है वो खींच लिया और कहा आजादी चाहिए। ठीक है जी। मुजीबुर रहमान उनका नाम है, नाम मत भूलना, मुजीबुर रहमान, उन्होंने वो लीडर बने वहां पे, इंपॉर्टेंट। तो इंडिया की जो सरकार है उसने उनको क्या दिया, सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट भी दिया, क्योंकि देखो अब यहाँ पे नैतिकता नहीं देखी जाती है कि क्या सही और क्या गलत है। अंतरराष्ट्रीय तौर पर अपने सिर्फ बेनिफिट्स देखे जाते हैं, सिर्फ फायदे और नुकसान देखे जाते हैं। किसी को जाति तौर पे फर्क नहीं पड़ता क्या के साथ क्या हो रहा है। एंड दैट इज वाई इंडिया की सरकार चाहती थी बहुत पहले से ही कि पाकिस्तान उसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और आज नहीं तो कल और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो बेटर क्या है कि ये देश क्या बन जाए, एक अलग देश, और इस देश के साथ हम क्या कर ले, फिर मित्रता कर ले, ताकि हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट या टेंशन जो है वो खत्म हो जाए। और आज की डेट में पाकिस्तान इंडिया का बांग्लादेश के साथ कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, मित्रता है, भाईचारा है। एक भी आतंकवादी ये नहीं कह सकता कि बांग्लादेश से आकर यहाँ पे आतंकवादी हमले कर रहा हूं। वो जो जगह है बांग्लादेश, वहां पे एक भी आतंकवादी टिक नहीं सकता। रीजन क्या है, वो और इंडिया आपस में क्या है, फ्रेंड है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉर्डर टेंशन क्या होनी थी, इससे बिल्कुल खत्म। और ऐसे से 1971 तक आते आते फिर इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो हम लोगों ने, मैंने इंडिया की सरकार ने उनको सपोर्ट किया। और पाकिस्तान की जो सेना थी, जो यहाँ पे उन आंदोलनकारियों को दबा रही थी, जेल में डाल रही थी, मारपीट कर रही थी पाकिस्तान की सेना, तो लगभग 90,000 सैनिक थे यहाँ पे। इंडियन आर्मी ने उनसे क्या कराया था, सरेंडर। सही है, समझा? 90,000 सैनिक घुटने पे लिटवा दिए थे, तरह से कि आर्म्स हाथ में ऐसे रखकर। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर क्या था, 1971 का सरेंडर। पाकिस्तान बहुत जलील हुआ था। देखिए 15, 20, 50 सैनिक अगर सरेंडर कर देना किसी के आर्मी के सामने, समझ भी आता है कि इतनी बड़ी सेना के सामने 50 लोग क्या ही कर लेंगे। मगर जो खुददार सेना होती है वो मर जाते हैं मगर सरेंडर नहीं करते। ये है कि नहीं है ऐसा? तो 90,000 की सेना बहुत बड़ी सेना होती है, तो उन्होंने क्या कर दिया था वहां पे, सरेंडर। तब से पाकिस्तान और जलील हुआ है, और वो कोशिश करता है कभी कभार कि मैं पंजाब के इस एरिया के लोग जो खालिस्तान की मांग करते हैं, तो इनको भी तोड़ो, इनको भी सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अगर खालिस्तान वाले एरिया में अगर पाकिस्तान सेना या सरकार सपोर्ट करती है कि तुम नया देश बनाओ, तो हमने भी कुछ वैसा वैसा एक टाइम पे किया हुआ है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ऐसा ही है, अंतरराष्ट्रीय तौर पर कोई किसी का भला नहीं चाहता, सब अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि नो एनिमी और नो फ्रेंड इज परमानेंट, राइट? ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। इवन निजी जिंदगी में भी अगर आप में वो दम है कि आपसे लोगों को फायदा पहुंच सकता है, तब तक आगे क्या होगी, वैल्यू की। जिस दिन लोगों को आपसे बेनिफिट मिलना खत्म हुआ तो आप गए। ऐसा ही है। चलिए जो भी है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या है, ऑपरेशन जो है वो, जो एक सेकंड, इसको मैं चाहता हूं कि हम स्टार्टिंग में लिखें कि क्या लिखें। एक सेकंड, एक काम करते हैं, लिखेगा यहां से लिखते हैं जी। लिखिए, ऑन 16 दिसंबर 1971, ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा आप इस तारीख को थोड़ा अंडरलाइन भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आता है कि बांग्लादेश को आजादी किस तिथि को मिली। तो 16 दिसंबर 1971, ठीक है जी। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आजादी मिली। ऑन 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस, आजादी मिली। कहानी सबको मालूम चल गई, आजादी किससे मिली, पाकिस्तान से आजादी मिली, क्योंकि पाकिस्तान का ही वो हिस्सा थे। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी पूरी सपोर्ट की। और जैसे बांग्लादेश एक नया देश बना, तो उसकी राजधानी क्या बन गई, ढाका। ठीक है जी, आप जानते ही हैं। एंड इट्स कैपिटल वाज
एंड ढाका वाज मेड इट्स कैपिटल, और ढाका को उसकी राजधानी घोषित कर दिया गया, और ढाका को उसकी राजधानी घोषित कर दिया गया, एंड ढाका वाज इट्स कैपिटल। तो इसलिए भारत में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मालूम है ना, सॉरी, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है भारत की। हमारे यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी जो है भाषाएं जरूर इस्तेमाल होती हैं, मगर आप देखिए पंजाब में पंजाबी में काम चलता है। आप कोई पंजाब में जाएं तो वहां पे दफ्तर के अंदर पंजाबी में ही कागज तैयार होते हैं, FIR, कागज जमीन के, परिवार का बंटवारा कुछ है, सारी कार्रवाई वहां किस में होती है, पंजाबी में होती है, या फिर अंग्रेजी में हो जाती है। तो हम कभी थोपते नहीं पंजाब पे कि आप हिंदी में काम करिए। सिमिलरली कर्नाटक में जाइए या तेलंगाना में जाइए, इन सारे राज्यों के अंदर हिंदी को कंपलसरी नहीं किया गया है, पर पाकिस्तान ने क्या किया था, उनको कंपलसरी, जिस कारण से दिक्कतें आई थी। तो जो भी है, अब ऑपरेशन जो है सर्च लाइट इसका नाम था, जिससे बांग्लादेश को भारत सरकार ने आजाद करवाया। तो लिखिए, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसके नीचे लिखेगा ऑपरेशन सर्च लाइट, और डिफरेंट पेन से लिख पाए, अगर ऐसी सहूलत आपके पास है तो करिए। ऑपरेशन सर्च लाइट, अंडर दिस ऑपरेशन बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस। इस ऑपरेशन के जरिए बांग्लादेश को आजादी मिली। अंडर दिस ऑपरेशन बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस। इस ऑपरेशन के जरिए बांग्लादेश को क्या मिलती है जी, आजादी मिलती है। तो भारत सरकार ने फिर जो है ऐसा किया, इसलिए इंदिरा गांधी उस समय बहुत ज्यादा फेमस भी हुई, और विमेन एम्पावरमेंट में भी उसका सहयोग हुआ, क्योंकि यदि कोई लेडी है, विमेन है, जो PM बन जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़ी बात थी। पाकिस्तान में आज तक अगर PM बनी है बेनजीर भुट्टो, तो उसका मर्डर करवा दिया था। तो पाकिस्तान में अभी भी जो है वो कहीं कहीं वो विमेन को एज लीडर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बेनजीर भुट्टो का सीधे सीधे क्या हुआ था, मर्डर हुआ था, और पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया गया था उसको। तो वहां पे दिस इज दी वेरी स्ट्रेंज थिंग जो हमें यहाँ दिक्कत दिखती है। तो अब हम बात करेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, हम बात करेंगे। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हिंदी और अंग्रेजी में सिलीगुड़ी आप लिखेंगे ऐसे से, बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे, मगर पता आपको हो कि सिलीगुड़ी जो है वो क्या चीज है, कहाँ है। कॉरिडोर होता है भाई रास्ता, अंग्रेजी में कॉरिडोर आप लिखना जानते ही होंगे। कॉरिडोर होता है रास्ता, एक संकीर्ण रास्ता, जैसे हॉस्टल में कॉरिडोर्स होते हैं, गैलरी टाइप, गैलरी, वैसा वैसा। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भारत को बहुत खतरा है, और खतरा क्यों है, क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो भारत को नॉर्थ ईस्ट के साथ जो है वो जोड़ता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहां दिखाता हूं, यहां देखिएगा। तो यहां देखिएगा, देखिए ये जो है ये पश्चिम बंगाल है, सही है। और पश्चिम बंगाल की हम बात करें, ये जो रास्ता है ये वाला, देख पा रहे हैं आप इसे, इसे बोलते हैं सिलीगुड़ी। और आप देखेंगे इसके इस तरफ क्या है, नेपाल, यहां क्या है, बांग्लादेश, राइट, और इधर चाइना। चाइना कहां तक है, डोकलाम, अपने चुंबी वैली नाम को भी सुना हो, तो ये डोकलाम है। डोकलाम पे कई बार चीन के जरिए अतिक्रमण होता है हमारे एरिया में। चलिए अब देखिए, अगर इंडिया से हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है, आसाम है, फिर इधर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, पूरा पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो रास्ता क्या है, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के रास्ते हम वहां जा पाते हैं। अगर मान लो, सपोज कर लो कि चीन जो है इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले ले, जैसे मान लो इतना सा एरिया चीन जो है कंट्रोल में ले ले, तो भारत इस एरिया से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एंड दैट इज वाई ये इंडिया के लिए काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज्यादा तस्करी भी यही होती है, क्योंकि छोटा सा एरिया है। यहां से अगर आपको भागना हो तो बहुत जल्दी आप कहां पहुंच जाएंगे, बांग्लादेश, बहुत जल्दी कहां पहुंच जाएंगे आप, नेपाल। तो जो तस्कर होते हैं उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। एंड दैट इज वाई भारत से तस्करी नेपाल, नेपाल से भारत, भारत से बांग्लादेश बड़ी आसानी से होती है, क्योंकि यहाँ से एक दूसरे देश में भागने का जो रास्ता है बहुत क्या है, ईजी है। मोटरसाइकिल पे बहुत जल्दी आप कहां पहुंच जाएंगे, नेपाल। लो, इंडियन आर्मी वहां जा नहीं सकती है। तो इस कारण से सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है, जैसे मुर्गी गर्दन जो होती है, थोड़ा सा भी आप हल्का सा अगर उसको देखें, कई लोग अपने जो चिकन को काटते हैं
तो कई लोग जो है वो चिकन की मुंडी हाथ से ही ऐसे रोड़ के, देखिए आप लोग कहीं ऐसा कर देते हैं। माने चिकन की जो गर्दन होती है वो बहुत क्या होती है, मतलब बहुत नाजुक होती है, थोड़ा सा भी आप उसमें बल लगाइए तो वो टूट जाती है। तो सिमिलरली हमारी ये गर्दन है यहाँ पे, इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। अगर ये टूट गई तो पूरे का पूरा एरिया जो है वो इंडिया से कट हो जाएगा। फिर इंडिया को उस एरिया में जाना हो तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के रास्ते या फिर और कोई रूट ढूंढना पड़ेगा। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल का एरिया भाई यहाँ तक है, ठीक है। ये ऊपर दार्जिलिंग भी है, दार्जिलिंग आपने कभी नाम सुना है? तो दार्जिलिंग की चाय, ग्रीन टी इज वन ऑफ द फेमस। लिखिएगा, ये कॉरिडोर, दिस कॉरिडोर इज इन पश्चिम वेस्ट बंगाल। ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में है। दिस कॉरिडोर इज इन वेस्ट बंगाल एंड दिस कनेक्ट्स इंडिया विद रेस्ट ऑफ द इंडिया विद नॉर्थ ईस्ट। ये भारत, शेष भारत को उत्तर पूर्वी भारत से जोड़ता है। ये शेष भारत को उत्तरी पूर्वी भारत से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स द नॉर्थ ईस्ट विथ, या इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया विथ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। एंड लिखिए नेक्स्ट उसमें, ये क्षेत्र तस्करी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दिस एरिया इज वेरी वेरी फेमस फॉर स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, आर्म्स, एम्यूनिशंस, इनके लिए जो है ये बहुत फेमस है। तो कभी अगर आपके कोई परिवार के लोग हैं, कभी आर्मी में सेवाएं दी हैं उन्होंने, या आईटीबीपी में है, तो उनको पूछना कभी कि सिलीगुड़ी का क्या है। तो वहां तो मतलब इतने तस्कर हैं कि जान बचाना भी बहुत मुश्किल है वहां पे मिलिट्री के लोगों को। कि जो आदमी तस्करी करेगा हथियारों की, उसके लिए लोगों को मारना क्या मुश्किल है। उनका काम ही हथियार बेचना, खरीदना है। वो बाहुबली टाइप होते हैं यहाँ पे। तो ये चीज काफी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। डोकलाम की बात हम बाद में कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि एनक्लेव क्या होती हैं। एनक्लेव को हम एनक्लेव ही लिखेंगे, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। हेडिंग डाल दीजिए एनक्लेव। एनक्लेव इंग्लिश में, क्योंकि शब्द अंग्रेजी का है तो इसका हिंदी उच्चारण या ट्रांसलेशन फायदेमंद नहीं है। एनक्लेव को आप समझिए, आप लोग देश समझते हैं, देश क्या होता है, राइट। एनक्लेव का मतलब क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपने अगर कभी इस तरह की चीजें पढ़ी हो, एक चैप्टर है सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म के अंदर आप ऐसे बनाते हैं सर्कल्स कि ऑल डॉग्स आर पिग्स, ऑल पिग्स आर चेयर्स, फलना फलना, फिर पूछना नीचे कंक्लूजन कौन सा है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट के ऊपर आपकी वेन डायग्राम बनती है। तो जो वेन डायग्राम है, जो समझता है वो इसे समझेंगे। इसका मतलब क्या है, उदाहरण के तौर पे जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई बांग्लादेश का क्षेत्र आ जाए भारत के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, एनक्लेव, राइट। मतलब पूरा इंडिया है, बीच में क्या है, बांग्लादेश का एरिया, राइट। ये मान लो पूरा क्या है, साइड में बांग्लादेश और बीच में क्या है। अच्छा, मान लो पंजाब के जालंधर में बांग्लादेश का एरिया होता है, फिर पंजाब के जालंधर में क्या होता है, बांग्लादेश का एरिया, क्या बोलते हैं उसका हम लोग, एनक्लेव। एनक्लेव मतलब किसी दूसरे देश का क्षेत्र जो किसी एक देश से चारों ओर क्या है, जैसे टापू पानी से घिरा होता ना, तो वैसे ही वो एक क्षेत्र होगा छोटा सा जो किसी दूसरे देश से क्या होगा, घिरा होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एनक्लेव का जो मुद्दा आता है वो किसके साथ आता है, बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच में जब बाउंड्री खींची तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर। बहुत प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि हमारे कुछ एरिया किसके अंदर थे, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश कुछ एरिया किसके अंदर थे, इंडिया के अंदर थे। मैंने पूरा इंडिया और बीच में क्या है, बांग्लादेश का एरिया, छोटा सा एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं जी, एनक्लेव्स बोलते हैं। अब मान लीजिए इंडिया के सरकार के लोगों ने अगर इस एरिया में जाना है तो किस रास्ते जाना पड़ेगा भाई, बांग्लादेश के रास्ते। फिर वहां पे परमिट, फलना नौटंकी, ये चेकिंग वेकिंग, राइट, वहां जाना पड़ेगा। और इन लोगों को भी भारत आना है तो बांग्लादेश के रास्ते आना पड़ेगा। आज चलो रिश्ते अच्छे हैं तो आवाजाही ठीक है, कि रिश्ते खराब हो जाए फिर, तो ये अगर इंडियन लोग हैं और रिश्ते खराब हो जाए, बांग्लादेश के लोग बोलेंगे, सरकार बोलेगी हम आपको नहीं परमिट करेंगे, तो ये तो फंस गए बेचारे। तो बेहतर क्या है कि जो बांग्लादेश का एरिया इंडिया के अंदर है उसे इंडिया का बना दिया जाए,
और जो इंडियन एरिया है किसके अंदर, बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश का हो जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करना कम से कम क्या हो जाए। क्योंकि अगर ये इंडिया का एरिया तो यहाँ पे कौन होगी, बीएसएफ, क्योंकि बाउंड्री तो है ना ये भी, फिर है कि नहीं है, तो अननेसेसरी हमें आर्मी वहां, बीएसएफ वहां रिक्रूट करनी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं जी एनक्लेव्स। तो देखिए एनक्लेव्स इस तरह से थी, जैसे ये पूरा क्या है, बांग्लादेश है और बीच में इंडिया है, तो यहाँ बांग्लादेश है, ये बीच में क्या है, इंडिया का एरिया है। इस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे ख्याल से शायद आप यहाँ कंफ्यूज होंगे, मगर आपको यहाँ से बात समझ में आ गई। तो एनक्लेव क्या होता है, किसी दूसरे देश के भीतर अंदर एक हमारा अपना क्षेत्र, उसे बोलते हैं एनक्लेव। तो लिखिएगा इसके अंदर अंग्रेजी वाले सेम लिखेंगे, जैसे इट इज अ टेरिटरी फॉर और ए स्मॉल टेरिटरी, अ पार्ट ऑफ ए लार्जर वन दैट इज एंटायरली सराउंडेड बाय द टेरिटरी ऑफ वन अदर स्टेट और एंटिटी। हिंदी में लिखिए, ये वह क्षेत्र है, ये वह छोटा सा क्षेत्र होता है, ये वह छोटा सा क्षेत्र होता है किसी देश का, किसी एक देश का, जो किसी दूसरे देश से घिरा होता है, जो किसी दूसरे देश से घिरा होता है, जो किसी दूसरे देश से क्या होता है, घिरा है। और मैं चाहूंगा आप ये सर्कल से बना लें, ताकि आइडिया रहे कि ये सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सर्कल में एक इंडिया वाला सर्कल, फिर एक बांग्लादेश, और फिर जाके इंडिया, मतलब इंडिया का क्षेत्र किसके अंदर आ गया, बांग्लादेश का, या बांग्लादेश का क्षेत्र किसके अंदर आ गया जी, इंडिया में। कुछ ऐसा हम इसको समझें। क्या इतनी सी बात आपने नोट की? अब क्या है कि ये बड़ा प्रॉब्लम था, काफी सालों से प्रॉब्लम था, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफी दिक्कत रहेगी, स्मगलिंग बहुत आसानी से हो जाएगी, राइट? और इन लोगों को राहत पहुंचाना, इन लोगों को राशन पहुंचाना, डिपो तो यहां भी खुलेंगे ना फिर जी, राशन, सस्ते राशन के डिपो, राइट? गवर्नमेंट के स्कूल तो यहां भी होंगे, वहां स्कूल में किताबें पहुंचाना, यूनिफॉर्म पहुंचाना, राशन पहुंचाना, डॉक्टर्स की टीम यहां पहुंचाना, हॉस्पिटल यहां खोलना। तो बांग्लादेश के रास्ते फिर होकर जाना पड़ेगा, तो किसी दूसरे देश में आप एंट्री मारोगे तो नेचुरली फिर जो आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तो अननेसेसरी बंदे यहाँ खजल हो जाएंगे। तो बेहतर क्या है कि जो क्षेत्र इंडिया का बांग्लादेश के अंदर है, वो बांग्लादेश को ही, और जो उनका हमारे अंदर है वो, कई बार गांव में लोग करते हैं कि जैसे हमारा कोई बड़ा सा खेत होता है, तो उसके बीचों बीच किसी और का भी, जो नहीं कजन वजन के खेत होते हैं बीच में, तुम क्या बोलते हैं, यार ये हमें छोड़ दो और तुम हमारा वो ले लो, ताकि लंबा एक खेत हो जाए, हम कुछ घर डाल लें यहाँ, कुछ कर लें। इज इट ट्रू और नॉट? क्योंकि उसको भी मैनेजमेंट में क्या आती है, फिर दिक्कत आती है, जब बीचों बीच में किसी और की भी जगहें हो। तो आई थिंक आपके परिवार के लोगों ने भी जब घर बनाए होंगे, तो किसी के साथ क्या होगा, टेरिटरी को एक्सचेंज, कि ये तुम यहाँ में छोड़ दो, हम तुम्हें वहां छोड़ देते हैं, जिस कारण से हमारे पास एटलीस्ट सर्टन एरिया हो जाए। अब ये बड़ा खतरनाक मुद्दा था, और 2011 में इसे जो है वो इसके ऊपर डिमांड उठी कि कुछ किया जाए। और फाइनली जो मोदी जी जब पीएम बने थे, तो 2015 जून का वो महीना था, 6-7 जून का, जब मोदी जी के मतलब कार्यकाल में, टेन्योर में, ये एग्रीमेंट हो गया था। तो जो उनके अंदर एरियाज थे इंडिया वाले, हमने उनको दे दिए, और जो हमारे यहाँ थे वो हमने रख लिए उनके वाले। तो एक तरह से बाउंड्री फिर क्लियर होगी, भाई इसके आगे बांग्लादेश है, इसके आगे जो है वो इंडिया है। देखिए इन एनक्लेव्स को आपस में एक्सचेंज कर लिया गया, दीज एनक्लेव्स वर एक्सचेंज्ड, इन एनक्लेव्स को आपस में एक्सचेंज कर लिया, दीज एनक्लेव्स वर एक्सचेंज्ड ऑन जून 6-7, 2015, जून 6-7-2015 को, जून 6 या 7 तारीख है 2015 की, जब इनको जो आपस में क्या कर लिया गया जी, क्या किया गया इनको आपस में एक्सचेंज। ठीक है, तो कुछ हद तक आपको बात अंडरस्टैंड हुई है। 2015 की तारीख मत भूलिए, और उसमें देश के पीएम कौन थे, मोदी। जब ये एनक्लेव्स को, तो कई बार आपको ज्योग्राफी में पूछ लेते हैं कि एनक्लेव क्या होती है, और कई बार दिमाग खराब होता है, एनक्लेव कभी सुना ही नहीं, एनक्लेव क्या चीज होती है, जबकि एनक्लेव बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल का था टॉपिक 2015 तक भारत और बांग्लादेश के बीच में। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी ना। चलिए,
अब हम इंडिया और चाइना की बाउंड्रीज की बात करेंगे जी। भारत और चीन की सीमा, इंडिया एंड चाइना की बाउंड्रीज, भारत और चीन की सीमा, भारत और चीन की सीमा। हाँ देखो, रेड क्लिफ लाइन जो है ना, अब इसमें एक पॉइंट क्या है कि जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसे कहीं ना कहीं रेड क्लिफ लाइन से ही जस्टिफाई किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या था कि तब बांग्लादेश था नहीं, तो पाकिस्तान था, और अंग्रेज जब हमें बांट के गए तो उन्होंने रेड क्लिफ लाइन से ही हमें जो है वो डिवाइड किया था। कोई पॉइंट? हाँ जी, कोई और? देखिए, सर क्रीक, रेड क्लिफ लाइन वो है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी, और बांग्लादेश कुछ और नहीं का पाकिस्तान था। वो जो बाउंड्री है वो रेड क्लिफ के नाम से ही आज भी जो है वो जानी जाती, पहचानी जाती, क्योंकि हमने वो बाउंड्री चेंज नहीं करी ना। वो बाउंड्री तो अंग्रेजों ने खींची हुई थी, हमने खाली आपस में एक्सचेंज की है, एनक्लेव की है, कि जो एरिया थोड़ा उधर चला गया वो तुम हमें दे दो, मतलब एक तरह से सॉर्ट आउट किया गया मामला। ठीक है जी। तो भारत और जो चीन है, आप जानते हैं उसके साथ काफी कंट्रोवर्सी भी है। ये हमारा भारत आ गया। भारत कितना सुंदर देश है कि यहाँ पे कश्मीर से लेके केरल तक कितने मतलब डिफरेंट वैरायटी के मौसम और एनवायरमेंट आपको मिलेंगे, है ना। इधर जाएंगे तो बहुत डिफरेंट है, यहाँ रेगिस्तान भी मिल जाएंगे आपको, तो लगभग सब कुछ भारत में जो है वो प्रेजेंट है। चलिए, ये हुआ अफगानिस्तान, ये हुआ पाकिस्तान, ये भारत, ये नेपाल, ये भूटान और ये बांग्लादेश। नीचे क्या है? श्रीलंका और ये मालदीव है। हमें जो चिंता है वो किसकी? चीन की। इस तरफ को क्या है? चीन है, और चीन कई बार भारत के साथ जो है वो थोड़ी बहुत झड़पें हो जाती हैं हमारी आपस में। तो हम चीन की सीमा को डिस्कस करने से पहले 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत को डिस्कस करेंगे, कि तिब्बत की एक बात सुन लीजिएगा, फिर हम इसे नोट करेंगे। तो तिब्बत जो है उसकी 5 उंगलियां कही जाती हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। माने जैसे कई देशों के नाम ऐसे होते हैं कि जैसे कोई देश है झीलों का देश है, फलना है, ऐसे ऐसे है। तो तिब्बत की 5 उंगलियां कही जाती हैं। एक है लद्दाख, एक है जी नेपाल, एक है सिक्किम, एक है भूटान, और एक है नेफा, आजकल उसे बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। एक टाइम पे नाम क्या था उसका? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा उसका नाम था। तो चीन की, तिब्बत की ये। अब तिब्बत को गुलाम किसने कर दिया? चीन ने। तिब्बत एक टाइम पे क्या था? एक देश था जो चीन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जब तिब्बत चीन का हो गया तो चीन का सारा एरिया किसका बन गया? चीन का बन गया। और चीन जो है बहुत पहले से बोलता रहा है कि तिब्बत चूंकि उसका है, तो तिब्बत के जो भी एरियाज थे वो भी किसके हो गए? चीन के। जैसे लद्दाख भी किसका है फिर? चीन का है, ऐसा वो बोलता है। पुरानी कहानी निकालता है, पुरानी यादें वो निकाल रहा है कि तिब्बत तो ऐसा सा था, तो अब तिब्बत हमारा है तो ये भी हमारे हैं। नेपाल भी किसके अंदर आता था? तिब्बत के 5 उंगलियों में। मने नेपाल, तिब्बत, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश एक समय पे सारे क्या थे? तिब्बती थे। पर बाद में ऐसा ऐसा ये अलग अलग होते गए। तो चीन पुरानी हिस्ट्री निकालता है और बोलता है कि चूंकि तिब्बत के 5 उंगलियों में लद्दाख भी आता है, भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है, सिक्किम भी आता है और अरुणाचल प्रदेश भी, इसलिए ये सारे एरिया किसके हैं? चीन के हैं। अब नेपाल वाले मामले में तो चीन कुछ बोलता नहीं है, वहां चुप रहता है। पर लद्दाख में क्या बोलता है वो? ये उसका है, राइट। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलता है? ये भी उसका है ना। भूटान के साथ काफी कंट्रोवर्सी है नहीं, पर सिक्किम वाले एरिया पे भी क्लेम दिखाता है कौन? मतलब जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, इंडिया के जो एरियाज हैं, उन पे क्लेम चीन दिखा रहा है, जिस कारण से हमारी और उसके बीच में थोड़ी बनती नहीं है एक तरह से, इन कारणों से। और अगर आप लद्दाख के रहने वाले हैं, या आप रहने वाले हैं सिक्किम के, या रहने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो आपको चीन जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए। इन 3 जगह के लोगों को। और जैसे क्यों? क्योंकि चीन बोलता है कि तुम तो हमारे हो, तुम्हें क्यों वीजा चाहिए? देखिए उसकी दादागिरी कैसे वो कर रहा है।
तो लद्दाख के लोग जब चीन जाते हैं विदाउट वीजा, और जब ये लोग इंडिया का पासपोर्ट लेके जाते हैं तो चाइना एम्बेसी में पासपोर्ट पे क्या मार देते हैं, वो स्टेपल मार देते हैं, उसे बोलते हैं स्टेपल्ड वीजा। तो एग्जाम में खैर आएगा नहीं ऐसी सी बातें, मगर स्टेपल्ड वीजा की अगर बात की जाएगी तो कौन सा देश इशू करता है? चाइना। किसके लिए? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के। क्यों भाई? एम्बेसी में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मेरे को किसी देश, दूसरे देश में जाना है, तो मेरे को चाहिए वहां का वीजा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कनाडा जाना है, तो मैं पहले यहाँ से कहाँ जाऊंगा? दिल्ली। दिल्ली में कनाडा की क्या होती है? एम्बेसी होती है। मुझे कनाडा के एम्बेसी में जाना है और पासपोर्ट देना मुझे अपना इंडियन पासपोर्ट, फिर उस पासपोर्ट पे क्या लगाते हैं? वीजा का ठप्पा लग गया, चलो अब कनाडा। ये है तरीका जाने का। अगर मैं मान लो अरुणाचल प्रदेश का हूं या सिक्किम का हूं या लद्दाख का हूं, तो मैं इंडियन पासपोर्ट लेकर जाऊंगा चाइनीज एम्बेसी में कि मेरे को कहाँ जाना है? चाइना। तो वो लोग मेरा वीजा, सॉरी पासपोर्ट क्या कर देंगे? स्टैंप लगाएंगे उसके ऊपर वीजा की, स्टेपल मार देते हैं। रीजन क्या है? वो बोलते हैं तुम क्यों वीजा बना रहे हो, तुम तो हमारे ही हो, बेधड़क आओ। जिस कारण से चाइना कोशिश करता है कि यहाँ के लोग एक तरह से दिल से उसके हो जाएं। हाँ जी, ल्योर करना, उनको लुभाना थोड़ा सा कि उनके हो जाएं। तो कल परसों अटैक वैक हो तो फिर वो लोग रिवॉल्ट ना करें कि चाइना तो हमारे लिए दिल खोल के रखता है से। तो स्टेपल्ड वीजा इशू करता है। दैट इज वाई इंडियन सरकार भी कम नहीं है, चालाक तो सारे ही हैं, कोई इंसिडेंट नहीं है दुनिया में। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार ने कई सिख बसा दिए। अरुणाचल प्रदेश में 2% पॉपुलेशन किसकी है? सिखों की है, गुरखों की है, खुद बसाए हैं। अरुणाचल प्रदेश में आंखों की बंद चाइनीज से लोग होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, सिख कहां से आ जाएंगे वहां पे? तो सरकार ने उनको बहुत सारा पैसा दिया, बेनिफिट्स दिए और कहा वहां सेटल हो जाओ, ताकि कल परसों अगर चाइना बोले कि हमारा, तो हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा कैसे? देखो यहाँ सरदार जी लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, ये तो बड़े पहले से यहाँ थे, इनके 10 पुश्तें यहाँ रही थी। तो हम कहीं ना कहीं उस एरिया को अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे गोरखे, और तो गरीब गरीब लोग। आज भी गवर्नमेंट ऑफर देती है, अगर आप छोड़ना चाहें अपने एरिया को और बोलें कि हमें उधर रहना है। अरुणाचल प्रदेश में मौसम 9 महीने बारिश होती है और ह्यूमिडिटी होती है, कपड़े सूखते नहीं है वहां पे, सांप जो है निकलते रहते हैं रोज घरों में से। तो अरुणाचल प्रदेश काफी ह्यूमिड एरिया है, बहुत जो लोग रहते हैं वहां पे तो बीमार पड़ जाते हैं, मैंने उनको क्लाइमेट सूट नहीं करता है यहाँ के लोगों को, राइट। तो फिर इस कारण से जो लोग वहां जाएंगे वो किसी लोभ में जाएंगे। तो वहां पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वहां पे सारे सरदार है, छाए हैं वहां पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सारा मैनेजमेंट उनका है। तो ताकि कल परसों चीन कुछ ऐसी बात कहे तो हम जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में कि देखो जी हमारे इतने परसेंट यहाँ बंदे सिख रह रहे हैं, एक जमाने से रह रहे हैं। तो चीन का दबदबा फिर वहां पे थोड़ा सा हम कम करना चाहते हैं। चलिए, अगर आपको पूछे कोई कि 5 फिंगर्स क्या है तिब्बत की, तो आप बता सकते हैं उनको? याद हुआ आपको कौन कौन सी हैं? ने 3 तो हमारे ही है ना जी, 3 तो हमारे स्टेट ही हुए ना एक तरह से, यूटी, लद्दाख यूटी है। मगर 2 जो देश हैं वो कौन से हैं? भूटान और नेपाल। उनको भी चाइना जो है वो अपना बताता है। किस तर्क पे? कि हिस्ट्री में क्या लिखा गया है कि तिब्बत की 5 उंगलियां हैं, तिब्बत 5 उंगलियों वाला देश है और 5 उंगलियां उसकी ये है, इस आधार पे। तो चलिए बाकी डिस्कशन हम कल करते हैं। ब्रेक 2-3 मिनट का।